फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मेंटोर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका मेंटोर सीएम गौड़। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज हम इसको केवल पार्ट 1 में करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे टॉपिक्स लाइट क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह, रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है हम देखेंगे, फिर देखेंगे व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके रे डायग्राम्स हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मिरर्स हैं स्फेरिकल मिरर्स, इनके क्या क्या यूज होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। न्यूमेरिकल जो है इस पोर्शन से आते हैं तो ये हम लास्ट में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में हम केवल इतने ही टॉपिक्स कवर करेंगे और रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम पार्ट 2 में जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम पहले टॉपिक से, अपने लाइट से। तो लाइट क्या होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मींस एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग होता है। अपने को सिर्फ इतना समझना है कि भी लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्पफुल होती है। तो लाइट सोर्स से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करेगा, वो हमारी आंखों तक पड़ेगी, देन वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। हम डार्क में भी किसी ऑब्जेक्ट को इसीलिए नहीं देख पाते कि भी लाइट सोर्स पहले उस पर पड़े, फिर रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक आए तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। अच्छा, जो इस लाइट है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में या फ्री स्पेस हम जिसे कहते हैं, उसमें लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको हम c से डिनोट करते हैं और लाइट से फास्ट कोई ऑब्जेक्ट अब तक ट्रेवल नहीं किया है। लाइट से फास्ट कुछ भी नहीं जा सकता, इवन लाइट के कंपैरेटिव में भी नहीं जाते हैं। चलिए, अच्छा, इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, सन से लाइट आती है अर्थ तक, तो इस बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी ये लाइट ट्रेवल कर सकती है। हालांकि अगर मीडियम में ट्रेवल करे तो इसको चाहिए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऐसा नहीं है कि सभी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे वाटर, एयर, ऑयल हो गए या कुछ डायमंड्स हो गए या ग्लास हो गए, इस तरह के ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये लाइट ट्रेवल कर सकती है। और वैक्यूम में इसकी स्पीड ये रहेगी, अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक of light from a smooth shiny surface। एक स्मूथ और शाइनी सरफेस है, उससे लाइट इस तरह से टकरा करके और वापस सेम मीडियम में आ जाए, इस इफेक्ट को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। और ये पीछे में इस तरह से इस पे निशान लगा देता हूं कि लाइट इसमें जो है आर पार नहीं जा सकती, सिर्फ रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इस फेनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये जो लाइट आई थी, इस लाइट रे को, देखिए लाइट तो बहुत सारी रेज होती है, लाइट के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज हो सकती है, बट हम ड्रॉ करने में एक या दो रेज का ही यूज करते हैं। चलिए, ये लाइट रे है जो आ रही है सरफेस पर, उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट हो करके सरफेस से जा रही है वो हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो सरफेस है, जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है, दैट सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हर सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट पर ये लाइट रे आकर के टकराई है, तो ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक परपेंडिकुलर खींचें जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पार हो रहा है, दैट परपेंडिकुलर वुड बी कॉल्ड नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक परपेंडिकुलर खींचा, दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल। और इंसिडेंट रे
नॉर्मल से जो एंगल बनाती है दैट एंगल वी कॉल्ड आई, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे सेम नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं आर, आर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान देंगे इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बनने वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं कहलाता, नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। कभी कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि भी एक लाइट रे है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो बताओ उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो 30 डिग्री अगर एंगल बना रही है तो ये एंगल 60 हो जाएगा, आई इसका 60 हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल 60 हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 60 ही होगा, 30 नहीं होगा। तो जल्दबाजी में हम कई बार ध्यान नहीं देते इस चीजों पर, तो ध्यान दीजिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए ये दो हैं अपने पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला, ये तो बड़ा कॉमन सेंस वाला लॉ है, देखने में या सुनने में वो लॉ डिफिकल्ट लग सकता है कि दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन, दिस इज द स्टेटमेंट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो मैं इसे सिंपल सी चीज क्यों कह रहा हूं, देखिए यहां पर इसी डायग्राम का हम यूज कर ले रहे हैं, चलिए दूसरा बना देते हैं। It says that incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane। ये तीनों एक प्लेन में होंगे। देखिए तो बड़ा कॉमन सेंस है, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक मिरर है ये, तो लाइट रे अगर इस पर इस तरह से आएगी तो ऑब्वियस है टकरा करके ये इस तरफ ही जाएगी, ये आपकी तरफ या मेरी तरफ नहीं आएगी। तो लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी। तो ये जो प्लेन बनता है इस तरह से इमेजिनरी, इस प्लेन की हम बात कर रहे हैं कि दिस इंसिडेंट रे, दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन दिस सेम प्लेन। ये सरफेस की हम इस प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस इमेजिनरी प्लेन की बात कर रहे हैं। ये लाइट ऐसे आएगी आपकी तरफ से मेरी तरफ, तो ऑब्वियसली वो फिर इस तरह से ही जाएगी, जैसे लाइट आ रही है वैसे जाएगी। तो इसी फेनोमेनन को हम बोलेंगे कि भी ये सेम प्लेन में रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा था ये कॉमन सेंस की बात है, आपको ये नहीं भी लिखाया होता तो आपको पता होता, बट वो थोड़ा स्टेटमेंट इस तरह से हो जाती कि कंफ्यूजिंग हो जाता। और सेकंड लॉ इट सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइट जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक मिस्टेक है, ये एंगल ज्यादा हो रखा है, तो ये सही कब होगा, जब ये इस तरह से जाएगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ध्यान दें इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें इस टॉपिक में भी या आगे आने वाली सारी इमेज फॉर्मेशन के टॉपिक, बी इट अ प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर और अ लेंस, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रेज चाहिए और वो दो रेज जिस पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होंगी हमारी इमेज वहां पर बनेगी। तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके, एक प्लेन मिरर है मान लीजिए इस तरह से वर्टिकल रखा हुआ है, वर्टिकल प्लेन मिरर है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल को डिपिक्ट करते हुए एक लाइन इस तरह से खींच दी, ये लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। चलिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने, तो मुझे चाहिए दो लाइट रेज, तो एक तो मैं सीधी सीधी ऐसे ले जाता हूं, ये जो लाइट मिरर पर परपेंडिकुलर जा रही है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल से हम एंगल नापते हैं तो नॉर्मल भी ऐसे ही होगा और नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 0 हुआ। तो ये 0 डिग्री पर जा रही है तो I इक्वल्स टू R, 0 पर जा रही है तो 0 पर ही रिटर्न कराएगी, तो इधर जाएगी और टकरा करके इधर आ जाएगी, राइट।
चलिए दूसरी लाइट रे हम कहीं और से पार करते हैं, तो मेरे लिए इधर से एंगल मेजर करना इजी रहेगा। तो जितने एंगल पर ये जा रही है उतने ही एंगल पर ये रिटर्न आएगी, ये दोनों एंगल सेम बनेंगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जहां जाकर के मीट करेंगी वहां पर हमारी इमेज बनेगी। बट आप इधर देखें कि रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे इधर निकल गई, ये वाली इधर निकल गई, ये तो इधर जाकर के मीट नहीं करेंगी, ये हमें थोड़ा एक्सटेंड करनी पड़ेगी पीछे की तरफ। और मिरर के अंदर जब भी हम लाइट रे को डिपिक्ट करते हैं तो हम डॉट से करते हैं, हम प्लेन नहीं बनाते। चलिए ये दो डॉट इस तरफ आकर के मिल रही हैं, ये डॉटेड लाइंस, तो ये हमारी बन गई इमेज। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। चलिए अब ये जो इमेज बनी है इसमें कुछ चीज नोट करने लायक है कि जितनी मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट थी h, उतनी ही इमेज की हाइट आ रही है। इमेज हाइट को मैं कहता हूं h डैश। तो इमेज हाइट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट हाइट, ये इसमें एक खासियत आ गई। दूसरी जो खास बात है इमेज ऑफ प्लेन मिरर में कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u, मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इधर u कहता हूं, तो उतनी ही डिस्टेंस पर अंदर मिरर में इमेज बनती है। इमेज डिस्टेंस इज v। तो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस सेम आएगी, इक्वल आएगी प्लेन मिरर में। और ऑब्जेक्ट जितनी हाइट का है प्लेन मिरर में, इमेज भी उतनी हाइट की आएगी। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है कि मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है दिस इज वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब वो एक्चुअल में वहां पर नहीं है। इमेज दो टाइप की बनती है, एक वर्चुअल इमेज बनती है, एक रियल इमेज। वर्चुअल इमेज को आप डायरेक्टली देख सकते हो, और रियल इमेज के लिए आपको एक स्क्रीन रखनी होगी, वो रियल वर्ल्ड में स्क्रीन पे बनती है। आपको जैसे ये बोर्ड है व्हाइट कलर का, इस तरह की व्हाइट कलर की आप स्क्रीन रखेंगे तो वो इमेज उस स्क्रीन पर बनेगी। बट मिरर के पीछे या मिरर के अंदर आप ऐसी कोई स्क्रीन नहीं रख सकते, बट स्टिल देयर इज अ इमेज, तो दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनती है, इरेक्ट मीन्स सीधी बनती है, ये अपराइट है ये बिल्कुल। और चौथी जो इसकी प्रॉपर्टी है इस इमेज की, वो है कि ये लेटरल इन्वर्टेड होता है। लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब है कि मिरर में हमें लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है। और ये सिर्फ हमारी कुछ ना ब्रेन का ना सेंस है इस तरह से ऑब्जर्व करने का कि मिरर में मैं अपनी इमेज देख रहा हूं। वैसे तो मेरा राइट हैंड की जो इमेज आ रही है वो मेरे मिरर में राइट हैंड पर ही बन रही है, बट अगर मैं खुद को अपनी इमेज की तरफ इमेजिन करूंगा, इधर आकर के इमेजिन करूंगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो मेरा लेफ्ट हैंड है। तो राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट बनता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो इमेज बनती है लेटरल इन्वर्टेड। ये चार क्वालिटी होती है प्लेन मिरर में बनी इमेज की। चलिए अब आते हैं हम स्फेरिकल मिरर की तरफ। स्फेरिकल मिरर्स, देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास है ग्लास का स्फेयर, ग्लास स्फेयर, और ग्लास स्फेयर ये अंदर से खाली है। तो अगर मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया यहां से, तो मेरे पास ये पीस अलग निकल करके आएगा। ये जो पीस अलग निकल करके आएगा वो साइड से तो ऐसा दिखता है, और अगर मैं फ्रंट से देखूं तो फ्रंट से देखने पर ये पीस गोल ही नजर आएगा। ध्यान देंगे, ये इस तरह से कट करने पर स्फेयर है, ये गेंद है, इसमें से आप पीस कट करोगे तो साइड से कर्व आएगा, बट सामने से देखने पर ये सर्कुलर ही फील देगा। आइदर ये अंदर की तरफ दबा हुआ होगा या बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। अब ये जो मिरर मेरे पास कट, ये जो ग्लास का पीस मेरे पास कट के आया, मैंने इसको दो तरीके से पॉलिश में अब कर सकता हूं। या तो मैं इस सरफेस को पॉलिश कर दूं, और ये जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये अंदर की तरफ कर्व वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने पॉलिश कर दी और ये वाला सरफेस मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, दैट मिरर इज कॉनकेव मिरर, एंड इन द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, मैंने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर की तरफ हो गया। और ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड हो, द सरफेस द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, दैट मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है। और इनको और नामों से भी जाना जाता है। जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर है। और ऐसा क्यों कहते हैं मैं भी बताता हूं। इनको रफ कर देता हूं फिर बताता हूं। देखिए, ये है कॉनकेव मिरर। अगर इस पर पैरेलल लाइट आएगी कहीं से तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इस तरह से एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो जाती है। और भी पैरेलल लाइट आएंगी कहीं इन्फिनिटी से तो भी सेम पॉइंट पर जाकर के वो कन्वर्ज होती हैं। क्योंकि सेम पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज हो रही है, सभी दूर से आने वाली पैरेलल लाइट को, पैरेलल लाइट हमेशा इन्फिनिटी से ही आती है, ध्यान देंगे। इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो लाइट हमेशा पैरेलल आएगी, और अगर पैरेलल आ रही है तो समझ जाए इन्फिनिटी से आ रही है। तो पैरेलल रेज को एक जगह कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। और ऐसे ही कॉन्वेक्स में हम देखेंगे, कॉन्वेक्स में जब पैरेलल लाइट आती है तो कन्वर्ज नहीं करता, ये उसको कर देता है डाइवर्ज, इस तरह से बाहर, फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब डाइवर्ज होता है तो ऐसा लगता है किसी एक पॉइंट से ये डाइवर्ज होकर के आ रही हैं, इस पॉइंट से एमिट होकर के आ रही हैं, इस तरह की फील आती है। दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का फोकस लेफ्ट में होता है, कॉन्वेक्स का फोकस राइट में होता है। चलिए, इसमें दो चार टर्मिनोलॉजीज और हैं वो देख लेते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। इसने डाइवर्ज कर दिया तो ये कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग हो गया। टर्मिनोलॉजीज देखिए थोड़ी सी। देखिए, ये जो मिरर है मैंने आपको बताया फ्रंट से देखने पर एक सर्कल होता है, तो उस सर्कल का जो सेंटर है दैट सेंटर इज सेंटर ऑफ मिरर। इस मिरर के सेंटर को हम कहते हैं पोल, POLE पोल, और हम लेटर P से इसको डिनोट करते हैं। पोल से एक हमने एक्सिस पार की हुई है बिल्कुल, जो मिरर के परपेंडिकुलर है। दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो कॉनकेव मिरर है किसी स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का सेंटर, देखिए मिरर का सेंटर पोल है, जिस स्फेयर का ये पार्ट है उस स्फेयर का सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर C। और जहां पर लाइट फोकस करती है, पैरेलल लाइट जहां पर ये फोकस कर देता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। और मजे की बात ये है कि ये C और P इनके ठीक एग्जैक्टली मिडल में F होता है। इसको कैपिटल F से हम डिनोट करते हैं। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ है ये रेडियस का आधा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, यानी कि जिस स्फेयर का ये पार्ट है उस स्फेयर की रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का हाफ होगी, क्योंकि मैंने बताया था C और P के एग्जैक्टली मिडल में है F। चलिए, इसमें ये दो चार चीजें ही हैं जो हमें देखनी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, पोल क्या है, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। एक होता है अपर्चर। अपर्चर कहते हैं कि ये जो डायमीटर है इसका, मिरर के डायमीटर को हम अपर्चर कहते हैं। छोटा अपर्चर मीन्स छोटा जो है पीस है मिरर का, और बड़ा अपर्चर मीन्स वो बड़ा मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स बड़े अपर्चर का। बड़े और छोटे अपर्चर से सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि लाइट रेज वन एट अ टाइम कितनी पड़ सकती है। अगर छोटा अपर्चर है तो उस पर लाइट रेज कम पड़ेंगी, और लाइट रेज कम पड़ेंगी तो इमेज की जो क्वालिटी होगी वो थोड़ी सी रिड्यूस्ड होगी, इंटेंसिटी उसकी कम होगी, क्वालिटी रिड्यूस्ड होगी। और अगर उसका अपर्चर ज्यादा है, साइज ज्यादा है मिरर का, तो बहुत सारी लाइट रेज पड़ सकती हैं, और जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, उसकी क्वालिटी भी बेटर होगी। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं इधर।
हमें चाहिए केवल इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज। तो बात यहां पर यह कि हम उन 2 रेज को कहां कहां से पास कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कुछ, ये सारे ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ चलेंगे। FCP, और इधर जो है फोकस, कर्वेचर इसका राइट में आएगा तो फोकस भी राइट में ही है इसका, ये सारे पॉइंट्स राइट में आएंगे, पोल यही होगा। चलिए, तो एक ऑप्शन है कि अगर लाइट पैरेलल आती है, तो पहला ऑप्शन ये है कि अगर लाइट पैरेलल आई तो वो फोकस से पार होगी कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में कि अगर लाइट पैरेलल आती है तो वो इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे फोकस से आई हो। लाइट रे एक्चुअल में यहां से टकरा के उधर जाएगी, बट ऐसे लगेगा जैसे फोकस से आ रही हो। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया हमारे पास दोनों मिरर्स के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि क्या हो अगर लाइट फोकस से ही आए, तो अगर लाइट फोकस से ही आए तो वो पैरेलल चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि पैरेलल आई तो फोकस से, और फोकस के थ्रू आई तो पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेम इसमें कि अगर लाइट इस तरह से आई कि जैसे फोकस की तरफ जा रही हो, ऐसे आई जैसे फोकस की तरफ जा रही हो, तो वो पैरेलल निकल जाएगी, चाहे नीचे से आए या ऊपर से लाइट इस तरह से आए तो वो भी पैरेलल ही निकल जाएगी। तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ एक्सप्लोर हो गए। ये डायग्राम मैं दोबारा नीचे बना देता हूं। 2 ऑप्शन तो ये हो गए रेज के। और ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक ऑप्शन है कि अगर लाइट रे सी से आई, अगर लाइट रे सी के थ्रू आती है तो ये सी के थ्रू ही वापस चली जाएगी। और ऐसा किस लिए होता है कि भी सेंटर से ये कर्व पर अगर हम लाइन खींचते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो होती है इसकी रेडियस, एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस कर्व। जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये यहां पर 90 डिग्री आता है। ये 90 डिग्री आया, इसका मतलब 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो लाइट 0 डिग्री पर आई और 0 पर ही चली गई। सेम केस है अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पर आएगी, ध्यान दीजिए ये कोई फोर्थ वाला नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस से भी आएगी इस तरह से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ही वापस चली जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर आई हुई लाइट भी सी से पार हो रही है। तो लाइट सी पे आई और सी के थ्रू ही वापस चली जाएगी। तो एक ऑप्शन ये हो गया तीसरा। और कॉन्वेक्स में देख लेते हैं यही तीसरा ऑप्शन, कि अगर लाइट इस तरह से आई कि सी पर आ रही हो तो वो वहीं से वापस चली जाएगी। सेम रीजन कि 0 डिग्री पर आई और 0 डिग्री पर चली गई। तो 3 ऑप्शन हमारे पास हो गए। कौन कौन से, पैरेलल आई तो फोकस से, पहला ऑप्शन, और इस पर इस तरह से आई कि पैरेलल आ रही हो तो फोकस से आती हुई डाइवर्ज हो जाएगी। अगर फोकस की तरफ आई तो पैरेलल निकल जाएगी, फोकस की तरफ आई तो पैरेलल निकल जाएगी। तीसरा ऑप्शन, सी के अलोंग आई तो सी के अलोंग वापस, सी के अलोंग आई सी के अलोंग वापस। और चौथा ऑप्शन बड़ा इजी है हमारे लिए कि पी पर अगर लाइट आई, लाइट रे अगर हम पी से पार करते हैं तो वो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बना उतना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था सी से पास होने वाली लाइन तो नॉर्मल का काम करेगी। तो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जिस एंगल पर आई लाइट उसी एंगल पर निकल जाएगी। सेम इसमें होगा कि ये पॉइंट पी है, तो जितना एंगल बनाते हुए पी पर लाइट रे आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए इससे रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास लाइट रेज के हैं, और इमेज फॉर्मेशन में हमें इनमें से कोई 2 ही एक्सप्लोर करने हैं। चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। हम पहले अब कॉनकेव का देखते हैं। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से आ गया तो आपको न्यूमेरिकल में बड़ी हेल्प हो जाएगी कि आपका कोई आंसर आए न्यूमेरिकल में तो आप तुरंत इमेज फॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आप सोच सकते हैं कि कहीं मेरा आंसर गलत तो नहीं आ गया है। तो लेफ्ट राइट किसी से पूछने की बजाय एग्जाम में अगर इमेज फॉर्मेशन आपको याद है तो बिल्कुल आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि भी नहीं मेरा आंसर गलत आया है या मेरा आंसर ठीक आया है। तो इमेज फॉर्मेशन पहला हम देखेंगे कॉनकेव के लिए। एफ और सी इमेज फॉर्मेशन में ध्यान देंगे कि जितनी डिस्टेंस ये एफ तक की होगी उतनी ही डिस्टेंस एफ से सी तक की लेंगे, तब जाकर के इमेज थोड़ा सा अच्छे से बनेगी। तो हमारे पास है ऑब्जेक्ट को रखने के लिए 6 प्लेसेस हैं। हम 6 प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। 6 प्लेसेस कौन से,
पहला तो होगा ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर, तो मैं यहां पर कर देता हूं ऑब्जेक्ट और इमेज। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में मेरे पास आ रहा है इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे पैरेलल आएंगी इस तरह से, और हमें पता है पैरेलल लाइट कहाँ जाती है, फोकस से। तो इस तरह से लाइट चली जाएगी, ये वैसे आगे भी जाएगी लेकिन जहां कन्वर्ज हो रही है हमारा तो इमेज वहीं बनेगी। तो इमेज कहाँ बनी, एट एफ, इमेज बनी फोकस पर। चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरी लोकेशन है बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे आता रहेगा और इमेज पीछे जाती रहेगी। इस इमेज के बारे में थोड़ा सा देखें। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनी फोकस पर और पॉइंट साइज बनेगी, तो ऐसी इमेज को हम हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं। और ये स्क्रीन पर ही बनती है तो हम इसको रियल इमेज बोलेंगे। और ये रियल जब भी बनती है रियल इमेज तो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी और रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी। तो फिलहाल ये रियल एंड इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज है और लोकेशन है इसकी, पोजीशन है इसकी एफ। इमेज में तीन ही चीजें हमसे पूछी जाती हैं, पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन हो गई इमेज की एट एफ, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड और साइज हो गया हाईली डिमिनिश्ड। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आएगा, मिरर की तरफ आएगा। तो मिरर की तरफ आएगा तो दूसरी लोकेशन है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मीन्स सी से पीछे। तो सी से पीछे का डायग्राम किस तरह से बनेगा देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इस तरह से वर्टिकल अपराइट रखा, तो एक लाइट रे तो ये चली गई, जो पैरेलल आई वो फोकस से चली जाएगी, और दूसरी लाइट रे मैं फोकस से पार कर देता हूं, फोकस से के थ्रू गई तो वो पैरेलल चली जाएगी। अब आप देखें ये ऑटोमेटिकली यहां पर मिल गया सी से, सी और एफ के बीच में। तो इमेज कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट आगे आया, इमेज एफ से थोड़ी सी पीछे आएगी, और ये ट्रेंड इसमें आगे तक भी फॉलो होगा कि ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा, इमेज पीछे होती जाएगी और इमेज का साइज भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड थी और सेकंड केस में वो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी है, तो इसको हम सिर्फ डिमिनिश्ड बोलेंगे। तो इसका पोजीशन, नेचर और साइज, पोजीशन हो गया बिटवीन सी एंड एफ, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, देखिए आप उल्टी बनी हुई है इमेज, और साइज हो गया डिमिनिश्ड। चलिए तीसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को और आगे लाएंगे और तीसरे केस में ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा एट सी। तो मैं इसी का ही यूज करता हूं डायग्राम का। ऑब्जेक्ट है मेरा सी पर, ये रहा। ये डिस्टेंस इक्वल रखनी होती है। कभी कभी ना इमेज डायग्राम बनाते हुए ऐसा होता है कि हमसे लाइन अगर लाइट रे थोड़ी सी भी तिरछी हो गई तो इमेज की लोकेशन बदल जाती है, और यहां पर हमें पता है कि सी पर रखा है तो हमें प्रिसाइज करना पड़ेगा काम। मैं कोशिश करता हूं मिलाने की, अगर वहीं मिल जाए तो। अगर आपको याद है इमेज डायग्राम की, अगर सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पर ही बनती है। तो इमेज डायग्राम में लाइट वहां कन्वर्ज ना हो रही हो, रे वहां कन्वर्ज ना हो रही हो, तो आप थोड़ा सा एंगल टिल्ट करके उसको कन्वर्ज सही लोकेशन पर ही कराएं। चलिए लाइट पैरेलल गई तो फोकस से, और दूसरा ऑप्शन अगेन फोकस से गई तो पैरेलल आएगी। तो देखिए अगर मैंने रूल पूरे फॉलो किए तो लाइट थोड़ी सी लोकेशन से अलग जा रही है लाइट रे, जबकि मुझे बिल्कुल इसके नीचे कन्वर्ज करानी है, तो मुझे एंगल थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा ताकि ये जो इमेज है ये यहीं पर बने। थोड़ा सा इमेज डायग्राम में बस ये ध्यान रखना होता है, अदरवाइज हमारे ड्रॉ करने में ये प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम होती नहीं है। चलिए ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे आया, सी पर आया, तो इमेज एक पीछे और आ गई, वो खुद भी सी पर आ गई। और साइज कैसा रहेगा, फर्स्ट केस में हाईली डिमिनिश्ड, सेकंड में डिमिनिश्ड, और थर्ड केस में वो बिल्कुल सेम साइज की आ गई। तो ऑब्जेक्ट अगर सी पर है, इमेज भी सी पर, और इसी केस में जो सी पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसी केस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल आता है। इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के इक्वल आती है।
साइज भी इक्वल और इनकी डिस्टेंसेस भी मिरर से या पोल से इक्वल। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं फोर्थ केस के में ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे आएगा, ये आएगा बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। चलिए फोर्थ केस, ये रहा F और उतनी ही डिस्टेंस पर लगभग C। तो C और F के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लाइट कहां से पार करेंगे? एक लाइट पैरेलल गई तो वो फोकस से निकल गई, और दूसरी को हम फोकस से पार कर सकते हैं अभी भी, तो वो पैरेलल निकल जाएगी। अब थोड़ा सा एंगल इसमें गड़बड़ हो गया है, चलिए ये एंगल ठीक है। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा भी एंगल टिल्ट होते ही वो गड़बड़ हो जाती है। हमें पता है कि लाइट वहां मिलनी चाहिए तो हम वहीं मिला देंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो इमेज पीछे जाएगी। लास्ट वाले केस में वो सी पे बनी थी तो वो सी से पीछे चली जाएगी, तो इमेज चली जाएगी बियॉन्ड सी। और आप ये ट्रेंड देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आगे आता जा रहा है और इमेज पीछे जाती जा रही है और उसका साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है। सेम साइज वाला सी पे था, डिमिनिश्ड था यहाँ, हाईली डिमिनिश्ड यहाँ, और ये थोड़ा सा एनलार्ज आ जाएगा। इससे पहले सेम साइज था तो उसका साइज भी इंक्रीज होगा, इस बार वो आ जाएगी एनलार्ज्ड। तो पोजीशन, नेचर, साइज, पोजीशन बियॉन्ड सी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज हो जाएगा उसका एनलार्ज। और फिफ्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को और आगे लाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट फोकस पर आ जाएगा, और इस बार इमेज कहां जानी चाहिए? बियॉन्ड सी था अभी तक इमेज, वो इन्फिनिटी पर पहुंच जानी चाहिए। तो देखते हैं, ऑब्जेक्ट अगर F पर है तो एक लाइट तो इधर से जाएगी, और दूसरी लाइट में पार कर सकता हूं C के अलोंग। ध्यान दें, C से पार होना या C से आना उसका जरूरी नहीं है, उसका C के अलोंग होना भी सफिशिएंट है। तो मैं इस डायरेक्शन में अगर उसको भेजता हूं तो वो इसी डायरेक्शन में आप देखें वापस आ जाएगी, और ये जाएंगी पैरेलल रेज। कैसी? पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज आती हैं तो इन्फिनिटी से, और जब जाएंगी तो मीट भी करेंगी इन्फिनिटी पर। तो मैं सेफली कह सकता हूं कि इसकी जो इमेज बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। और उसका साइज कैसा होगा? वो साइज होगा हाईली एनलार्ज्ड। साइज देखें यहां पर, शुरुआत में पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, फिर एनलार्ज, फिर हाईली एनलार्ज। और लास्ट केस जो है बड़ा स्पेशल केस है, सिक्स्थ केस, जिसमें ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है? एक स्टेप और आगे आ जाएगा, F और P के बीच में आ जाएगा लास्ट में। सिक्स्थ केस में ऑब्जेक्ट आगे आएगा F और P के बीच में, बिटवीन F एंड P। और बड़ा स्पेशल केस है कि ऑब्जेक्ट आगे आते जाते इमेज जो है पीछे चलती चलेगी और इन्फिनिटी पे पहुंच गई। अब इन्फिनिटी से पीछे कहां जाएगी? तो देखें आप, ये लाइट गई पैरेलल गई तो इसका जो पाथ होगा वो फोकस की तरफ होगा। अब ये मत सोचना कि वो ऑब्जेक्ट को टकरा के जाएगी, वो पार नहीं कर पाएगी, बट उसका जो पाथ होगा वो अलोंग दी फोकस ही होगा। तो मैं डैश लाइन इसमें बना रहा हूं कि वो लाइट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को पार करके नहीं आई है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन रह जाता है कि मैं C से कर दूं, पर हमने एक ऑप्शन अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, वो है P से पार करने वाला। तो लाइट अगर P से जाएगी तो जितने एंगल पर आई है उतने ही एंगल पर वो निकल जाएगी। अब इस लाइट को आप देखें, ये लाइट पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो ये इन्फिनिटी पर जाकर के मीट
नहीं करेगी, इन्फिनिटी पर मीट नहीं करेगी, तो कहाँ करेगी, इसको पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करें, और पीछे की तरफ एक्सटेंड करने में एंगल कुछ कम हो गया लगता है। अरे ये जाना था यहाँ और ये जाना था यहाँ, तो रिफ्लेक्शन वाली जो लाइट है वो इधर जा कर के मिल रही है। ये सीधा सीधा नहीं मिलाना था, ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली लाइट है ये पीछे जाएगी और ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली, तो ये जहां जा करके मीट करेंगी वहां पर इमेज बनेगी। अब ये इमेज स्पेशल है क्योंकि पोजीशन कहाँ है इसकी, बिहाइंड द मिरर, और ये कैसी बनी है, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसका साइज क्या है, ये है एनलार्ज्ड। तो ये एक एप्लीकेशन हो जाता है कॉनकेव का कि अगर हमें इमेज बड़ी बनानी है, वर्चुअल इमेज बड़ी बनानी है, प्लेन मिरर में तो सेम साइज की बनेगी और बड़ी बन जाएगी हमारे पास कॉनकेव में। बस हमें रखना कहाँ होगा ऑब्जेक्ट को रखना होगा एफ और पी के बीच में। मान लीजिए इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ हो गई 30 का हाफ 15, तो हमें लेके 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच इसको कहीं भी रख दो। अगर इसकी फोकल लेंथ होती जो है 20, तो लेके पोल से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक आप कहीं भी रख दो, ये इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज, और बिहाइंड द मिरर बनेगी। चलिए 6 केसेस हो गए। इसमें ही अगर हम देखना चाहें कॉनकेव के यूजेस, कॉनकेव के यूजेस बड़े सिंपल है, हम यहीं से निकाल सकते हैं, बिटवीन एफ एंड पी, और ये बनेगा बिहाइंड मिरर इमेज। चलिए यूजेस बड़े सिंपल हैं। पहला यूज था कि इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट आ रही थी, तो यूज नंबर 1 यहां से हो जाएगा, इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट को फोकस कर रहा है, तो हम मानते हैं कि सन से जो लाइट आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, वो पैरेलल रेज आ रही है, उस सन लाइट को ये एक जगह फोकस कर देगा, और बहुत बड़ा अगर मिरर हम यूज करेंगे तो बहुत सारी रेज आएंगी और बहुत सारी रेज एक जगह फोकस हो जाएगी, तो उन फोकस्ड रे से हीट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अच्छी खासी। जितना बड़ा वो मिरर होगा उतनी बड़ी हीट, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम सोलर कुकर या सोलर फर्नेस के तौर पर इस कॉनकेव को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप इमेज डायग्राम ये बना सकते हैं कि इन्फिनिटी से आती हुई लाइट एफ पर फोकस हो रही है, और उस मिरर के फोकस पे हम कोई कुकर रख सकते हैं या कोई और बर्तन रख सकते हैं, या टी की केटल रख सकते हैं, वो उसमें चाय बनने के लिए, व्हाटएवर। दूसरा यूज क्या हो सकता है इसका, दूसरा यूज आता है ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर बड़ा दिखाना है तो इसका यूज क्या है भाई, हम शेविंग मिरर के तौर पे यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा मिरर, छोटे से मिरर में हमारा चेहरा बड़ा नजर आएगा, और बड़ा नजर आएगा तो हमें शेविंग वगैरह करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, वो क्लियर दिखाई देगा, और हम छोटे मिरर को कैरी करके भी अपना फेस पूरा बड़ा देख सकते हैं, चाहे मिरर छोटा सा हो, फेस के आगे मिरर छोटा सा हो, पर क्योंकि वो बड़ा दिखाएगा तो हम इजीली कर सकते हैं। अगर बार्बर से कराते हैं तो बार्बर वाले मिरर जो होते हैं वो कॉनकेव नहीं होते, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो क्लियरली देख सकता है अपनी आंखों से हमारी शेव करते हुए। हमें जब देखना होता है तो छोटे मिरर में भी हम बड़ा देख सकते हैं। या फिर इसका यूज सेम लोकेशन में कि डेंटिस्ट कर सकते हैं। डेंटिस्ट जो है, हमारे जो दांत अगर उनको देखने होते हैं मुंह के अंदर, तो एक छोटा मिरर, वो स्टील का एक वो हैंडल होता है, हैंडल पे छोटा कॉनकेव मिरर लगा होता है, उसको माउथ के अंदर इंसर्ट करते हैं और उस मिरर में हमारे दांत को वो देखते हैं कि भी कहाँ से ठीक है कहाँ से खराब है, तो मिरर के जरिए वो देख सकते हैं। एक इसमें जो यूज नंबर 3 आ सकता है, वो यूज नंबर 3 आ सकता है कि भी फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे जा रही थी लाइट रेज, यानी कि पैरेलल जा रही थी, तो अगर मैं फोकस पे इसके बल्ब रख दूं तो बल्ब से जो रोशनी निकलेगी उसकी लाइट को ये पैरेलल फोकस कर देगा, सॉरी माय मिस्टेक, पैरेलल भेज देगा, तो पैरेलल लाइट दूर तक जाती है। तो हेडलाइट में या टॉर्च में इस लोकेशन पे हम यूज कर सकते हैं जब फोकस पर बल्ब रखा हुआ हो। फोकस पे बल्ब रखेंगे तो लाइट पैरेलल आएगी। चलिए ये 3 यूजेस हो गए, और इसके लिए इमेज डायग्राम आप ये 3 बना सकते हैं अगर आप ध्यान रखें तो।
इस वाली लोकेशन पे कैसे यूज होगा, सोलर कुकर या सोलर फर्नेस। और फिफ्थ लोकेशन पर फोकस पे कि बल्ब रख दो तो पैरेलल लाइट आएगी, तो हम टॉर्चेस में यूज कर सकते हैं, गाड़ी की व्हीकल की हेडलाइट में यूज होता भी है ये। और तीसरा कि जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट इस मिरर से हमारे अंदर दांत, मुंह के अंदर दांत को देख सकते हैं, और शेविंग मिरर के तौर पे भी इसी पोजीशन में वो यूज होगा। चलिए अब आते हैं हम कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन रैदर इजी है, आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी है इसमें। पोल, फोकस और उतने ही डिस्टेंस पर सी। तो एक इसमें हम करते हैं, देखिए यहां पर कॉन्केव की तरह 6 लोकेशंस नहीं है, क्योंकि यहां तो ब्लैंक है, तो यहाँ पे 2 ही मिरर बनेंगे, 2 ही इमेज डायग्राम बनेंगे कि भाई या तो इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट या मिरर के थोड़ा सा पास रखा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। चलिए, तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट इस तरह से डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होगी तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से डाइवर्ज हो रही हो, इस तरह से। तो इमेज कहां बनी, फोकस पर बनी। तो ऑब्जेक्ट रखा था इस केस में एट इन्फिनिटी, और इमेज बनी एट एफ, फोकस पर बनी। और ये इमेज देखें मिरर के अंदर है, मिरर के अंदर है तो पोजीशन तो हो गई एट एफ, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसका साइज आप देख सकते हैं पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है। चलिए, और दूसरा इमेज किस तरह से बनेगी, दूसरा इमेज डायग्राम कि भी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्लोज आ गया है, पास में आ गया है, यहां आ गया मान लीजिए, इस तरह से रखा है, तो एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, और पैरेलल रेज किस तरह से डाइवर्ज होगी, जैसे फोकस से आई हो, ये डाइवर्ज हो गई। और उसके बाद दूसरा मेरे पास ऑप्शन रह जाता है सिर्फ P से पार करने का, और P से जिस एंगल पे गई उस एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये इधर जा करके जब मिलेंगी तो यहां पर इमेज बनेगी। और आप देख सकते हैं कि इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है बिटवीन P एंड F। हमेशा इमेज इसमें या तो F पे बन रही है इन्फिनिटी के केस में, या P और F के बीच में बन रही है। ये तो हो गई पोजीशन। नेचर क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या हुआ, डिमिनिश्ड। तो आपसे पूछें कि कौन सा मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो एक तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, और एक कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। आपसे पूछे कि भी वर्चुअल के साथ साथ एनलार्ज कौन सा बनाता है, तो वर्चुअल के साथ साथ हमने 6th केस कॉन्केव का पढ़ा था, वर्चुअल के साथ साथ एनलार्ज इमेज कॉन्केव बनाता है। और आपसे पूछे कि वर्चुअल के साथ साथ डिमिनिश्ड इमेज कौन बनाता है, तो वर्चुअल के साथ डिमिनिश्ड कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। ये चीजें आपको याद रखनी होती हैं अगर कंफ्यूजन से बचना है तो। चलिए, इसके यूजेस हम देख लेते हैं। इसके यूजेस में आता है रियर व्यू मिरर। व्हीकल्स में आपने देखा हो, कार, बाइक, सबके साइड में 2 मिरर्स लगे होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं लगाने, उन्हें ही कहते हैं रियर व्यू मिरर। अगर हमें पीछे से आता हुआ कुछ ट्रैफिक देखना है तो हम पीछे मुड़ के तो देखेंगे नहीं, हम उस मिरर में देख लेते हैं कि पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, और थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि वो फास्ट आ रहा है, स्लो आ रहा है, या मेरी ही लेन में है या दूसरी लेन में है। तो हमें टर्न करने में, जजमेंट लेने में आसानी हो जाती है कि रेस किस तरह से दें, टर्न किस तरह से लें, अभी लें या थोड़ा देर से लें। तो ये सब जज करने में आसानी रहती है विद द हेल्प ऑफ दिस रियर व्यू मिरर। अदरवाइज आप बिना देखे करते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, देख के जजमेंट लेंगे तो चांसेस कम होंगे, आप ऐसी एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज होता है, जिसके 2 प्राइमरी रीजन हैं। आपसे रीजन पूछे जाएंगे भी रियर व्यू मिरर के तौर पे क्यों यूज होता है। पहली बात, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इमेज बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ये बनती है। तो वो तो प्लेन मिरर भी बनाता है, इसमें क्या खासियत है, मैं तो प्लेन मिरर भी यूज कर सकता हूं। तो इसमें दूसरी खासियत है जो प्लेन मिरर में नहीं है। प्लेन मिरर से एक चीज एडवांस है इसमें, क्या कि
वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर के सामने का जो फील्ड है वो उसका है फील्ड ऑफ व्यू। इसमें फील्ड ऑफ व्यू वाइडर है, उसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे। प्लेन मिरर के कंपैरिजन में फील्ड ऑफ व्यू इसका बड़ा है। मैं तीनों मिरर इधर बनाता हूं, ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स, और ये मिरर हो गया प्लेन मिरर। देखिए इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है इसके सामने के ऑब्जेक्ट्स को ये बना सकता है, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ये छोटा सा है। इसका फील्ड ऑफ व्यू देखें, इस तरह से एक्सपेंड इसको करें तो इसका देखें कितना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है कॉनकेव के कंपैरिजन में। प्लेन में देखेंगे तो प्लेन का फील्ड ऑफ व्यू ये है। तो तीनों मिरर में आप अंदाजा लगा सकते हैं सबसे बड़ा फील्ड ऑफ व्यू किसका है, कॉन्वेक्स का। इसलिए कॉन्वेक्स में ये एडवांटेज है। लगाने को हम प्लेन मिरर भी लगा लेते क्योंकि प्लेन मिरर भी वर्चुअल इरेक्ट बनाता है हमेशा, लेकिन वाइडर फील्ड ऑफ व्यू का हमें एक बेनिफिट मिल जाता है कि पीछे का काफी ट्रैफिक का बहुत बड़ा हिस्सा हमें इस छोटे से मिरर में दिख जाता है। अगर हम प्लेन मिरर लगाते तो हमें थोड़ा सा हिस्सा दिखता और वो जजमेंट लेने में हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता, ड्राइविंग की जजमेंट लेने में। और इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है तो हमें बहुत सारे व्हीकल, बहुत बड़ा रोड, बड़े बड़े व्हीकल्स भी हमें इस छोटे से मिरर में दिख जाते हैं, तो हमारे लिए आसानी रहती है जजमेंट लेने में। चलिए इसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है और हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो यहीं से बनते हैं, इन दोनों के कंबाइंड फॉर्मूला से भी बन सकते हैं। देखते हैं जरा। मिरर फॉर्मूला है अपने पास 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, जिसमें v मैंने पहले बताया था, v थी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी माय मिस्टेक, v थी इमेज डिस्टेंस, u थी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f था फोकल लेंथ। और मैग्निफिकेशन आता है रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू दी ऑब्जेक्ट हाइट, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू दी ऑब्जेक्ट हाइट, और ये -v/u के भी इक्वल होता है मिरर्स में। तो यहां से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है जिसे हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको यूज करने से पहले साइन कन्वेंशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या होता है, साइन कन्वेंशन एक रूल है कि फॉर्मूलाज में वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से रखनी है। मान लीजिए ये मिरर का पोल है या मिरर ही है, सभी, ये रूल नंबर 1 है कि सभी डिस्टेंसेस आप इस P से, पोल से मेजर करेंगे, चाहे आप प्लेन मिरर के लिए कर रहे हो, चाहे आप कॉन्वेक्स के लिए, चाहे कॉनकेव के लिए, डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर होंगी। पोल से लेफ्ट में जब भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो वो नेगेटिव आएगी, पोल से राइट में मेजर करोगे डिस्टेंस तो वो पॉजिटिव आएगी। और ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो हाइट उसकी पॉजिटिव मानी जाएगी, और अगर नीचे है तो हाइट नेगेटिव मानी जाएगी। सिंपल है, ये कुछ एक्सिस का सिस्टम हो गया, प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स और प्लस वाई और माइनस वाई, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। लेफ्ट में है तो नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो अगर हमारे पास इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड इमेज नीचे बनती है तो इमेज की हाइट हमेशा कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। और हमारे पास बन रही है वर्चुअल इरेक्ट, तो इरेक्ट बनेगी ऊपर, तो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है, उसकी हाइट आ जाएगी पॉजिटिव। हमारे पास अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकस हमारा लेफ्ट में होता है तो फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस राइट में होता है तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव हो जाएगी। और तीसरा नियम ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट में ही रखोगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। ये 3 रूल आप ध्यान रख लें तो न्यूमेरिकल बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें मैग्निफिकेशन पे आए वापस। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब है, देखिए एच ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सीधा ही खड़ा रहता है तो पॉजिटिव आएगी।
पॉजिटिव m के आने का मतलब है h डैश भी पॉजिटिव था, इसका मतलब इमेज भी सीधी खड़ी हुई थी, और सीधी खड़ी इरेक्ट किस केस में होती है? वर्चुअल में। तो इमेज बनती है वर्चुअल। और अगर m आ रहा है नेगेटिव तो इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बन रही थी इसलिए h डैश नेगेटिव आया और इसीलिए m भी नेगेटिव आया। तो अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछे फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, तो पोजीशन निकालने के लिए तो आप यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। नेचर निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा m की वैल्यू चाहे आपको h डैश अपॉन h से पता चले या माइनस v अपॉन u से पता चले। m अगर पॉजिटिव आया तो नेचर हो गया वर्चुअल, m नेगेटिव आया तो नेचर हो गया रियल इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और आपसे तीसरी चीज पूछते हैं साइज ऑफ इमेज। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट दी है तो आप सेम m का फॉर्मूला यूज करके h डैश अपॉन h इक्वल्स टू m यूज करके h डैश फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको h नहीं गिवन है फॉर्मूला में और फिर भी आपसे पूछ लिया साइज ऑफ इमेज, तो आप केवल m निकाल करके छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ m निकाल के छोड़ देंगे अगर h की वैल्यू नहीं दी है। और अगर h दिया है तो h डैश आप m की हेल्प से निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम करते हैं। एक एग्जांपल है कि भी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। मिरर कैसा है? कॉनकेव। देखिए मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं बट आप सुन करके कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो इसको करना कैसे? एक तो ये जो मैंने लिखे हैं क्या ये सही लिखे हैं? न्यूमेरिकली ठीक है बट साइन कन्वेंशन के हिसाब से ठीक नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रखा है तो रूल ये कहता है हमेशा लेफ्ट में रखोगे, लेफ्ट में रखोगे तो नेगेटिव आएगा। चलिए फोकल लेंथ मैंने 20 रखी है तो प्लस 20 होनी चाहिए माइनस। मिरर है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर में फोकस लेफ्ट में होता है तो फोकल लेंथ आपने लेफ्ट में मेजर की और लेफ्ट में मेजर की तो ये भी नेगेटिव आएगी। और अब आप मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u गिव्स 1/f। 1/v, v हमें नहीं पता, u हो जाएगा 1/-30 और फोकस इज 1/-20। चलिए तो सॉल्व करते हुए 1/v विल बी, ये 1/30 उधर जाएगा तो प्लस 1/30 हो जाएगा, ये माइनस 1/20 ही रहेगा। एलसीएम 20-30 का आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 30 से 2 टाइम्स 2 × 1 -3। तो 1/v इज -1/60। दिस इंप्लाइज v इज -60, v इज -60 सेंटीमीटर। तो पोजीशन आ गई। अब दिमाग में ये आ सकता है कि क्या हमने ठीक किया, क्या ये -60 ठीक आ रहा है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था इमेज डायग्राम आपको याद हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं एक बार आइडिया लेकर के, रफ आइडिया। आपको किसी क्वेश्चन में आ भी जाता है कि ऑल्सो ड्रॉ द इमेज, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑल्सो ड्रॉ द इमेज डायग्राम। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए हमारी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक ये 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? 30 पर। 30 पर रखा है, 20 ये है, यहां तक तो 40 हो जाता है तो 30 यहां आएगा। ऑब्जेक्ट मेरा 30 यहां आएगा, ठीक है जी। यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा C और F के बीच में है। और आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो इमेज कहां बनती है? बियॉन्ड C। तो इमेज आपको यहां ड्रॉ करनी है। इमेज बन गई, ये इमेज आई 60 पर और इमेज आ भी रही है 60, माइनस आ रही है, इसका मतलब लेफ्ट में। हाँ तो ये लेफ्ट में ही तो है, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो करेक्ट है। अब m निकालेंगे, हमें नेचर भी बताना है। हालांकि नेचर इमेज डायग्राम से हमें पता चल गया नेचर आ रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, पर हम m से भी देखेंगे। m आएगा -v/u -60, v इज -60 और u इज u इज -30। ये कैंसिल आउट, 30 से ये गया, m आ गया -2। m आया नेगेटिव, m नेगेटिव आया तो इमेज कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। और यहां भी रियल एंड इन्वर्टेड आ रही है, यानी कि हमारा ये आंसर भी करेक्ट है और इमेज डायग्राम भी उसको सही डिपिक्ट कर रहा है।
चलिए, अब तीसरी चीज पूछी थी साइज ऑफ इमेज, पर इसमें ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया है तो हम केवल m निकाल करके छोड़ देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट का हमें साइज दिया होता तो हम क्या करते, h डैश अपॉन h इक्वल्स टू m, और m और h की वैल्यू पुट करके हम यहां पर h डैश फाइंड आउट कर लेते। अब इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर आप साइन कन्वेंशन का, फॉर्मूला का और कैलकुलेशन का, मैथमेटिकल रूल्स का प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि कहां पर एडिशन, कहां सब्सट्रैक्शन, कहां एलसीएम लेना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक करेंगे। वरना आप कितना ही सीख लें, अगर आप मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करते हैं तो आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा। और आंसर को वेरीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, खुद से वेरीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अगर इमेज डायग्राम याद है कि ऑब्जेक्ट 30 पे था तो सी और एफ के बीच में आ रहा था, और सी और एफ के बीच में तो बियॉन्ड सी बनना चाहिए इमेज, और हमारा आंसर भी -60 बियॉन्ड सी के लिए ही आ रहा है, तो यहां से आंसर हमारा करेक्टली वेरीफाई हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके जो चैप्टर के बाकी पोर्शंस हैं, फ्रॉम रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लेंसेज एंड पावर ऑफ लेंसेज, ये सारा हम कवर करेंगे इसकी पार्ट 2 वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।